नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से बोलने की कला के बारे में, यानी पब्लिक स्पीकिंग। ये कई लोगों के लिए एक चुनौती होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, लगता है मुश्किल, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। ये एक स्किल है। हाँ, एक ऐसा कौशल जिसे निखारा जा सकता है। आज की हमारी ये चर्चा आधारित है डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के कुछ हिस्सों पर। अच्छा, कार्नेगी, उनकी किताबें तो काफी प्रैक्टिकल होती हैं। बिल्कुल, हम खास तौर पर 3 अध्यायों को देखेंगे। श्रोताओं के सामने बोलना, फिर नैतिकता और सार्वजनिक भाषण, और तीसरा है सुनना। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारा मकसद है इन अध्यायों से मुख्य बातें और प्रैक्टिकल टिप्स निकालना, ताकि हम सब बेहतर तरीके से बोल सकें और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बेहतर सुन सकें। सही कहा, सुनना भी एक कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो दिमाग में आती है, ये पब्लिक स्पीकिंग आम बातचीत से अलग कैसे है? इसमें भाषा थोड़ी ज्यादा औपचारिक हो सकती है, तैयारी भी लगती है। हाँ, तैयारी तो जरूरी है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपने सुनने वालों को समझना, उनसे कनेक्ट करना। और इसी से जुड़ा है हमारा पहला खंड, श्रोताओं के सामने बोलना। हाँ, इसका जो निचोड़ है वो ये कि मंच पर खड़े होकर बोलना सिर्फ शब्द फेंकना नहीं है, बल्कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे एक रिश्ता बनाना है, एक कनेक्शन। इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? बिल्कुल है। सोचिए, अगर कोई स्पीकर है जो बस अपने नोट्स में ही खोया हुआ है, नीचे देखकर पढ़ रहा है, हाँ, और सामने बैठे लोगों को देख ही नहीं रहा, उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं, तो सुनने वालों को कैसा लगेगा? उन्हें लगेगा कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। वो मानसिक रूप से मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा दिमाग फौरन पकड़ लेता है कि हम पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। जैसे किसी क्लास में प्रोफेसर सिर्फ लेक्चर पढ़ते जाएं, किसी स्टूडेंट से नजरें ना मिलाएं, बिल्कुल। तो छात्र वहाँ फिजिकली तो होते हैं पर मेंटली कहीं और, जुड़ाव महसूस ही नहीं होता। तो ये कनेक्शन, ये जुड़ाव बनाना इतना जरूरी क्यों है फिर? क्योंकि सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता। भाषण का असर तब होता है जब वो सुनने वालों को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली दोनों लेवल पे छुए, मतलब दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचे। सही कहा। और इसके लिए आपको उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इसी से जुड़ा कोई किस्सा है शायद लाइसियास का? हाँ, प्राचीन ग्रीस के लाइसियास का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बताइए। जहाँ तक मुझे याद है, वो लिखने में तो कमाल के थे, लिखने में उस्ताद थे, शब्द ऐसे चुनते थे कि बस। लेकिन जब उन्हें खुद अपना लिखा भाषण देने का मौका मिला तो क्या हुआ? नर्वस हो गए, बुरी तरह से। मंच पर गए और आवाज कांपने लगी, घिग्गी बन गई, आत्मविश्वास गायब। और नतीजा दर्शक निराश। शब्द कितने भी अच्छे हों, अगर आप उन्हें डिलीवरी ना कर पाएं, लोगों से कनेक्ट ना कर पाएं, तो वो बेकार हैं। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने हार मान ली? नहीं, तब उन्हें दार्शनिक इरास्मस ने सलाह दी, बहुत पते की बात कही। क्या कहा? इरास्मस ने कहा, लाइसियास, तुम्हारा ध्यान सिर्फ शब्दों पर है, इसे हटाओ, अपने सुनने वालों पर ध्यान दो। देखो उन्हें, उनकी आंखों में देखो, समझो वो क्या महसूस कर रहे हैं। मतलब फोकस शब्दों से हटाकर लोगों पर लाओ। एग्जैक्टली। परफॉर्म मत करो, कनेक्ट करो, संवाद करो। और फिर जब लाइसियास ने ये सलाह मानी तो अगली बार जब उन्होंने वही भाषण दिया, लेकिन इस बार दर्शकों पर ध्यान रखकर, तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। कमाल है। ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, जुड़ने में है। बिल्कुल। ये पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है, कनेक्ट विद योर ऑडियंस। इस पहले सबक से आगे बढ़ते अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, नैतिकता और सार्वजनिक भाषण, मतलब एथिक्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग एक शक्तिशाली टूल है, और शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी। एक स्पीकर का ये फर्ज है कि वो जो भी कहे वो सच हो, सटीक हो, मतलब गुमराह ना करे। हाँ, दर्शकों को गुमराह करना, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या अधूरी जानकारी देना, ये सब अनैतिक है, भले ही नियत अच्छी क्यों ना लगे। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छे काम के लिए थोड़ा झूठ चल जाता है, लेकिन ये सोच गलत है। अपनी बात मनवाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करना गलत है। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चीज भी है ना, हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। हाँ, ये होता है। कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि इन्हें जरूर पता होगा। अथॉरिटी के साथ बोलने वाले पर विश्वास करना आसान होता है। तो फिर इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि आत्मविश्वास हमेशा काबिलियत का सबूत नहीं होता, और जब कोई हमें गुमराह कर रहा होता है, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों न लगे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी होती है, एक खटका सा लगता है। हाँ,
उसे संज्ञानात्मक विसंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग का एक हिस्सा उस पर भरोसा करना चाहता है, दूसरा कहता है कुछ गड़बड़ है। और अगर एक बार भरोसा टूट गया तो उसे दोबारा जोड़ना लगभग नामुमकिन है। विश्वास कांच की तरह है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, आपने कैटलिन का जिक्र किया था। हाँ। प्राचीन रोम का कैटलिन, वो एक कमाल का सेल्समैन था, बातों से लोगों को मोह लेता था। उसने क्या बेचा था ऐसा? वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेचता था जिसे वो चमत्कारी कहता था, लेकिन वो जानता था कि वो असल में बेकार है और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ओह, तो उसने अपनी बोलने की कला का गलत इस्तेमाल किया। बिल्कुल, लोगों को यकीन दिलाया कि ये प्रोडक्ट उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब क्या हुआ? लोगों का गुस्सा फूटा, सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, कैटलिन पर। उसकी जो इज्जत थी, जो साख थी, वो सब मिट्टी में मिल गई रातों रात। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एथिक्स सिर्फ सही चीज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। पेरिक्लीस का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, पेरिक्लीस, एथेंस के महान वक्ता। हाँ, वो अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। पर उनका एक पुराना दोस्त था, लेसियास, शायद ये कोई दूसरे लेसियास थे। वो जानता था कि पेरिक्लीस अक्सर सच को थोड़ा मोड़ देते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था पेरिक्लीस के साथ? एक बार पेरिक्लीस ने टैक्स बढ़ाने के लिए बड़ा जोरदार इमोशनल भाषण दिया। किस लिए टैक्स बढ़ाना था? दावा किया कि पैसा किसानों की भलाई पर खर्च होगा। उनका एक नौजवान फॉलोअर था, एल्सीबाइडीज। वो भाषण सुनकर बहुत इम्प्रेस हुआ, पूरी तरह पेरिक्लीस के साथ हो गया। लेकिन क्या पैसा सच में किसानों पर खर्च हुआ? नहीं। बाद में लिसियास ने सबूत पेश किए कि पेरिक्लीस ने वो पैसा अपनी अय्याशियों, शानदार दावतों पर उड़ाया था। और जब एल्सीबाइडीज को ये पता चला, उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है। वो भरी सभा में पेरिक्लीस पर चिल्लाया, झूठे, धोखेबाज। ओह, इसका अंजाम क्या हुआ पेरिक्लीस के लिए? उनकी साख चली गई, उनका असर कम हो गया। ये दिखाता है कि बोलने की कला कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो वो टिकती नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने देखा कि ऑडियंस से जुड़ना जरूरी है, ईमानदारी से बोलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ। अब आते हैं तीसरे खंड पर, जो शायद इन दोनों की नींव है, सुनना। हम अक्सर बोलने पर इतना फोकस करते हैं कि सुनने को भूल जाते हैं। बिल्कुल, और कार्नेगी इस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। यहाँ सुनना, लिसनिंग, और सिर्फ आवाज सुनना, हियरिंग में क्या फर्क है? देखिए, हियरिंग तो बस कानों तक आवाज का पहुंचना है, एक फिजिकल प्रोसेस। लेकिन लिसनिंग एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। मतलब ध्यान देना, समझना, याद रखना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, ये सब लिसनिंग का हिस्सा है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि कहते हैं हम सुनी हुई बात का सिर्फ 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब कोई बोल रहा होता है, हम उसी वक्त अपना जवाब सोचने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। मन में अगला पॉइंट तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो दिमाग एक साथ दो काम कर रहा होता है, सुनना भी और अपना जवाब तैयार करना भी। इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। दिमाग पर बोझ बढ़ जाता है। तो क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम सामने वाले की बात ठीक से समझ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते। हम सेलेक्टिव अटेंशन के शिकार हो जाते हैं, बस वही सुनते हैं जो हमें अपने जवाब के लिए जरूरी लगता है। तो फिर ठीक से सुनने के लिए क्या करें? कोई आसान तरीका? सबसे आसान और सबसे मुश्किल भी तरीका है, जब कोई बोल रहा हो तो बस सुने, चुपचाप, ध्यान से। अपना जवाब तैयार करने की जल्दी ना करें। नहीं, पहले उनकी बात पूरी होने दे, उसे समझें, फिर बोलें। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस सुनने की कला का भी कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? स्पार्टा वाला। हाँ, प्राचीन स्पार्टा का। स्पार्टा जो अपने अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए मशहूर था। वहां एक जनरल थे, लाइकोमेडीज। वो किस लिए जाने जाते थे? अपनी सुनने की गजब की क्षमता के लिए। उनके एक राइवल थे, थेमिस्टोक्लीज। थेमिस्टोक्लीज बहुत तेज थे, हमेशा अपनी बात पहले रखते थे, जवाब तुरंत देते थे। तो दोनों के स्टाइल में क्या फर्क था? जब स्पार्टा की सीनेट में कोई बहस होती, थेमिस्टोक्लीज अक्सर दूसरों को बीच में टोक देते थे। क्यों? क्योंकि वो अपना अगला तर्क सोच रहे होते थे। उन्हें लगता होगा बोलना ही लीडरशिप है। शायद। लेकिन लाइकोमेडीज वो चुप रहते थे, बिल्कुल शांत, ध्यान से सुनते थे। क्या सुनते थे? हर चीज। कोई सीनेटर चिंता जता रहा हो, कोई जासूस धीरे से कुछ बता रहा हो, कोई अफसर दबी जुबान में कुछ कह रहा हो, वो सब सुनते थे। कही हुई बातें, अनकही चिंताएं, यहां तक के फुसफुसाहटें भी। और इस सुनने से उन्हें कोई फायदा हुआ?
बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक बार पड़ोसी शहर थीब्स ने स्पार्टा पर हमला करने का प्लान बनाया। अच्छा। जैसे ही खबर आई, थेमिस्टोक्लीज ने फौरन एक जोरदार जवाबी हमले का प्लान पेश कर दिया, एकदम कॉम्प्लेक्स प्लान। और लाइकोमेडिस? लाइकोमेडिस शांत रहे। उन्होंने उन छोटी छोटी खुफिया जानकारियों पर ध्यान दिया जो शायद दूसरों ने नजरअंदाज कर दी थी। जैसे सीमा पर तैनात संतरियों की बातें, रात में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, कुछ पैरों के निशान दिखे। ऐसी छोटी बातें। हाँ, जिन्हें थेमिस्टोक्लीज शायद अनइम्पॉर्टेंट मानते, लेकिन लाइकोमेडिस ने इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ा। और क्या नतीजा निकाला? उन्होंने नतीजा निकाला कि थेब्स की सेना आम रास्ते से नहीं बल्कि एक गुप्त पहाड़ी दर्रे से अचानक हमला करेगी। ये बात थेमिस्टोक्लीज के प्लान में थी ही नहीं। तो लाइकोमेडिस ने क्या किया? उन्होंने चुपचाप अपनी सेना को उस गुप्त दर्रे पर तैनात कर दिया, घात लगाकर। और फिर क्या हुआ? जब थेब्स की सेना उस दर्रे से गुजरी, स्पार्टा की सेना उन पर टूट पड़ी। थेब्स वाले हैरान रह गए, वो तैयारी नहीं थे। और वो हार गए? बुरी तरह हार गए। लाइकोमेडिस ने सिर्फ ध्यान से सुनकर एक पूरा युद्ध जीत लिया। वाह। इससे न सिर्फ स्पार्टा की रक्षा हुई, बल्कि लाइकोमेडिस का सम्मान और भी बढ़ गया। ये किस्सा दिखाता है कि कभी-कभी खामोशी से सुनना शोर मचाने से ज्यादा ताकतवर होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो एक प्रभावी पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें अपने सुनने वालों से जुड़ना, पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपनी बात रखना, और शायद सबसे जरूरी ध्यान से सुनने की कला, ये सब शामिल है। लाइसियास, पेरिक्लीज, लाइकोमेडिस, इन सब के किस्से हमें यही तो सिखाते हैं। हाँ, असली असर सिर्फ लच्छेदार बातों से नहीं आता, वो आता है ईमानदारी से, सच्चाई से और दूसरों को सच में समझने की कोशिश करने से। और जैसा लाइकोमेडिस ने दिखाया, सुनना कई बार बोलने से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सही कहा, सुनना कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचें, आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहने की जल्दी में है, अगर हम सब वाकई एक दूसरे को ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना मन में जवाब तैयार किए, सिर्फ समझने की नियत से सुने, तो हमारे आपसी रिश्तों पर, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये असल में समझ और विश्वास बनाने का तरीका है। बिल्कुल। शायद यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, थोड़ा कम बोलना और थोड़ा ज्यादा सुनना।